तो स्वागत है दोस्तों मडारा रिटर्न्स सीरीज के पार्ट 6 में। अब तक के एपिसोड आपको कैसे लगे ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बोरुटो अचानक नारुतो को गले लगा लेता है क्योंकि उसने अपने सपने में मोमोशिकी को देखा था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। अगली सुबह एक स्पेस टाइम गेट ने कागुया के डायमेंशन की शांति को तोड़ दिया। उस दरवाजे से धीरे धीरे बाहर आया उराशिकी। आसमान में अब भी लटका हुआ था वो विशाल सीलिंग स्पेल चिबाकू तेंसेई, जिसमें कागुया को बंद किया गया था। उराशिकी ने एक शातिर मुस्कान के साथ उड़ान भरी और उस सील के पास पहुंच गया। ओत्सुत्सुकी क्लैन के मेन फैमिली के लिए ऐसी सील को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने दोनों हाथ स्टार लाइक स्ट्रक्चर पर रखे और रिलीज सील टेक्निक एक्टिवेट कर दी। कुछ ही पलों में चिबाकू तेंसेई टूटने लगा और अंदर से कागुया की आकृति आजाद होकर नीचे गिर पड़ी। उसी के साथ एक काली चिपचिपी सी परछाई भी बाहर निकली। वो था ब्लैक जेत्सु, जो उसके साथ ही सील हुआ था। ब्लैक जेत्सु यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो और उसकी माँ फिर से आजाद हो गए हैं। जैसे ही उसने उराशिकी को देखा वो तुरंत कागुया की बाहों में जाकर छिप गया। कागुया ने ब्याकुगन एक्टिवेट किया और गहराई से उराशिकी को देखा, फिर ठंडी आवाज में बोली, तो ये तुम हो? उसने तुरंत बैटल स्टैंस ले ली। उराशिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत रहो, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया बल्कि एक डील की बात करने आया हूँ। कागुया शुरू में उसे ठुकराना चाहती थी, लेकिन बाह में छिपे ब्लैक जेत्सु ने कहा, रुको। भले ही कागुया सील से मुक्त हो गई थी, पर टेल्ड बीस्ट्स की शक्ति खो देने के बाद उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। ब्लैक जेत्सु ने सलाह दी कि पहले उसकी बात सुन लो, और फिर उराशिकी ने उसे निंजा वर्ल्ड की मौजूदा स्थिति समझाई। ये सुनकर ब्लैक जेत्सु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि अब ज्यादातर टेल्ड बीस्ट्स बिना किसी जिनचुरिकी के थे। मतलब उन्हें पकड़ना अब पहले से कहीं आसान था। लेकिन जैसे ही उसने मादारा का नाम सुना वो कांप उठा। वो तुरंत बोला, वो मादारा अभी तक जिंदा है? उराशिकी ने शांत स्वर में बताया कि हाँ, और अभी निंजा वर्ल्ड में सबसे खतरनाक शख्स वही है। उसे कागुया को आजाद करने का एक बड़ा कारण यही था कि वो मादारा से निपटने में उसका इस्तेमाल करना चाहता था। बदले में उराशिकी ने वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा टेल्ड बीस्ट्स को फिर से इकट्ठा करने में, ताकि उसकी खोई हुई शक्ति लौट सके। बस शर्त इतनी थी कि काम पूरा होने के बाद मादारा उसे सौंप दिया जाए। कागुया की नजरों में सबसे बड़ा खतरा तो हमेशा मोमोशिकी ही रहा था, इसलिए उराशिकी जैसा आदमी उसे परेशान नहीं करता था। मगर अब जब वो आजाद हो चुकी थी तो अपनी ताकत वापस लाने के लिए टेल्ड बीस्ट्स को इकट्ठा करना उसकी प्राथमिकता बन गया। आखिरकार उसने उराशिकी का प्रस्ताव मान लिया। उसी वक्त फायर कंट्री की सीमा में एक उड़ती हुई जहाज जैसी मशीन जमीन पर गिर गई, ठीक वहीं जहां बोरुतो, सारदा और मादारा ट्रेनिंग कर रहे थे। वो वही जहाज थी जिससे कावाकी कारा ऑर्गेनाइजेशन से भाग निकला था। टकराने की जोरदार आवाज से मादारा तुरंत सतर्क हो गया। उसने बोरुतो और सारदा को ट्रेनिंग रोकने को कहा और तीनों उस दिशा में निकल पड़े। मगर जब उन्होंने जहाज खोली वो पूरी तरह खाली थी। मादारा को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे एक कोने में एक स्क्रोल दिखाई दिया जिस पर कॉन्शियसनेस डिमेंशन के कोऑर्डिनेट्स बने थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने स्क्रोल जेब में रख लिया और बोला, तैयार हो जाओ, हम गिर चुके हैं। अगले ही पल सैकड़ों पपेट्स उन पर टूट पड़े। बोरुतो और बाकी तुरंत भिड़ गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने जो दुश्मन थे वो सब साइंटिफिक निंजा टूल से बने कठपुतली सैनिक थे, जिनमें निंजुत्सु को एब्जॉर्ब करने की क्षमता थी। अचानक उन कठपुतलियों ने एक साथ फायर शील्ड लॉन्च किया। बोरुतो और सारदा को मजबूरन पीछे हटना पड़ा, लेकिन मादारा वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत और बेपरवाह। वो हल्के व्यंग्य में बोला, अब तो ये दौर आ गया है कि हर चीज निंजुत्सु को सोख लेती है। उसने तुरंत हैंड साइंस बनाए और चलाया। ग्रेट फायर एनाहिलेशन। एक विशाल आग का समंदर उफन पड़ा और सीधा कठपुतली सेना की तरफ बढ़ा। पास खड़ी सारदा हैरानी से बोली, ये तो अविश्वसनीय ताकत है। कठपुतलियों का फायर शील्ड पलक झपकते ही मादारा की आग में समा गया। वो इतनी प्रचंड थी कि कोई भी पपेट उसे अब्सॉर्ब करने का मौका ही नहीं पा सका और सारे ओवरहीट होकर जलकर खत्म हो गए। मादारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कितनी भद्दी नाच की चाल थी। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, निंजा का दौर अब बदल चुका है। पीछे खड़ा था आओ, जिसके हाथ में था एक गैटलिंग गन। वो लगातार फायरिंग करने लगा। मादारा ने तुरंत सुसानो सक्रिय किया और सभी गोलियां उसकी स्पिरिचुअल आर्मर से टकराकर बिखर गईं। आओ, जो ग्रेट निंजा वॉर में सेंसर यूनिट का हिस्सा था, पहली बार मादारा को खुद सामने देख रहा था। मादारा ने हाथ बांधकर ठंडे स्वर में कहा, तो तुम ही हो? लेकिन आओ ने बिना कुछ बोले फिर से गैटलिंग गन चला दी। कुछ देर बाद जब धूल छंटी, मादारा अब भी वहीं खड़ा था। उसका सुसानो पूरी तरह सक्रिय और बेअसर हुआ बिना। आओ ने जब सुसानो देखा तो पहले तो उसे लगा सामने सास्के है, पर एक सेंसर निंजा होने के नाते उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ तो गलत है। मादारा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम भी नाचना चाहते हो क्या? आओ का चेहरा सख्त हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये असंभव है, और फिर से पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर दी। अचानक जमीन के भीतर से सुसानो की एक तलवार निकली जिसने आओ के मैकेनिकल लिम्स को
आर पार छेद दिया। मादारा ने व्यंग्य से कहा, जब निंजा की पहचान छोड़ दी तो फिर लौटकर बदनामी क्यों खरीदने आया। वो आगे बढ़ा, सारिंगन की गहराई से उसकी यादें पढ़ने की तैयारी में, ताकि उस क्रैश्ड शिप के बारे में जानकारी निकाल सके। लेकिन तभी आओ ने एक अजीब सी मुस्कान दी। अगले ही पल दर्जनों ड्रोन लाइक वार्निंग यूनिट्स आसमान में उड़े और बोरुतो की टीम पर हमला बोल दिया। पूरा दृश्य मानो स्टार वॉर्स की तरह चमक उठा। हर दिशा में लेजर बीम्स और एक्सप्लोजन्स की बौछार। आओ चिल्लाया, अब मैं एक नया मानव हूँ, नई शक्ति के साथ। निंजा जैसे पुराने ख्याल अब मेरे लिए बेकार हैं। मगर उसकी ये शेखी मादारा और उसकी टीम के सामने बस मजाक बन गई। सारदा उछलकर हवा में पहुंची। उसने अपने कुनाई में लाइटनिंग स्टाइल का चार्ज भरा और सटीक निशाने से सभी ड्रोन्स गिरा दिए। तभी आओ का शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसे सीधे मारा था बोरुतो के इनविजिबल रासेंगन ने। बोरुतो उसके पास पहुंचा और ठंडे स्वर में बोला, अब जब तुम खुद निंजा भी नहीं रहे तो हमें हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। मादारा ने अंदाजा लगाया कि आओ की एंट्री जरूर उस गिरी हुई शिप से जुड़ी हुई है। उसने बोरुतो से कहा, इससे कोनोहा ले चलो, पूछताछ वहीं होगी। लेकिन तभी जमीन से एक कीड़ा जैसा प्राणी निकला जिसने आओ को निगल लिया और एक झटके में गायब हो गया। मादारा कुछ पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया। मेरी आंखों के सामने से किसी को उठा ले गए। लगता है दूसरी तरफ भी कोई ताकतवर मौजूद है। दूर खड़ा काशिन कोजी ये सब देखकर हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि अब एक स्टाइलिश एंट्री मारेगा, पर उसे क्या पता था कि यहाँ इतनी ताकतवर शख्सियत भी मौजूद है। फिर भी उसने ये जानकारी जिगेन को बताने का इरादा नहीं किया, क्योंकि उसका असली मकसद भी उसे ही हराना था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मादारा और उसकी टीम ने स्पेसशिप के पास ही एक बेहोश लड़के को पाया। आसपास के बैटल मार्क्स देखकर साफ लग रहा था कि उसने अभी कुछ देर पहले किसी कठपुतली से लड़ाई लड़ी थी। मादारा ने गौर किया कि उस लड़के के हाथ पर भी एक अजीब सील मार्क बना हुआ था। अचानक मादारा के हाथ में वही निशान जलने लगा और उसी वक्त बेहोश कावाकी की बॉडी से जबरदस्त एनर्जी फट पड़ी। धुआं छोड़ने के बाद उसने चारों तरफ नजर घुमाई और ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम भी कारा ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो? ये सुनकर मादारा की आंखों में हल्की चमक आई। तो ये बंदा कुछ जानता है, उसने धीरे से कहा और बोरुतो को इशारा किया कि उसे पकड़कर बेस पर ले चलो। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में बोरुतो को बढ़त मिली, लेकिन जैसे ही कावाकी ने अपनी रेजोनेंस स्टेट एक्टिव की, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अब बोरुतो न निंजुत्सु में टिक पा रहा था न ताइजुत्सु में। कावाकी मौके का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गया, पर कुछ ही पल बाद मादारा उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। कावाकी को यकीन ही नहीं हुआ। वो पूरी स्पीड में भाग रहा था, फिर भी ये आदमी उसके सामने कैसे पहुंच गया? गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, दूर हटो, और अपने हाथ के साइबरनेटिक हथियार से हमला कर दिया। जबरदस्त धमाका हुआ, पर धुआं छोड़ते ही मादारा को देखा गया। वो अपने सुसानो की सुरक्षा में बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। सुसानो की ताकत देखकर कावाकी दंग रह गया। उसे लगा जैसे ये आदमी जिगेन से भी ज्यादा ताकतवर है। वो जान गया कि अब इससे भागना नामुमकिन है। मादारा ने देखा कि सामने वाला लड़ने का इरादा छोड़ चुका है, तो उसने सुसानो हटा दिया और कावाकी को साथ लेकर कोनोहा की तरफ चल पड़ा। दूर से ये सब देख रहा काशिन कोजी ठंडी पसीने में भीग गया। कोनोहा के निंजा, उसने बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर कोनोहा का नाम सुनते ही दिल में अजीब सी पहचान सी महसूस हुई। सब कुछ अब और दिलचस्प हो रहा था। मादारा जैसे ही कावाकी को लेकर कोनोहा पहुंचा, नारुतो ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। कावाकी से पूछताछ के दौरान पता चला कि निंजा वर्ल्ड में एक नया संगठन उभर चुका है, कारा ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लीडर है जिगेन। लेकिन इन बातों में मादारा की दिलचस्पी कम थी। उसने सीधा पूछा, तेरे हाथ का ये निशान क्या है? कावाकी चुप रहा। वो अब भी इन लोगों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। मादारा को नारुतो की धीमी प्रक्रिया पसंद नहीं आई। उसने उसकी बातों को अनसुना करते हुए सीधे अपनी रिनेगन शक्ति का इस्तेमाल किया और कावाकी की यादों में झांक लिया। कुछ ही सेकंड में मादारा को सब पता चल गया। कावाकी की असली पहचान, कारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी सदस्य और जिगेन से जुड़ी तमाम जानकारियां। ये सब सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर ठंडा पसीना झलकने लगा। मादारा ने अपनी सारिंगन के जरिए जो कुछ देखा था वो सब नारुतो को दिखाया। नारुतो हैरान रह गया और कावाकी की कहानी सुनकर उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए। वो दर्द, वो अकेलापन जिसे अब ये लड़का झेल रहा था। उसे एहसास था कि कावाकी के गायब होने के बाद कारा ऑर्गेनाइजेशन जरूर कोई बड़ा कदम उठाएगा। मादारा ने नारुतो से कहा, बेहतर होगा कि तुम इस खतरनाक मोहरे को कोनोहा में मत रखो। लेकिन नारुतो ने जिद पकड़ ली। वो मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि उसका राज इस पूरी जंग की चाबी है। मादारा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम भी बिल्कुल हाशिरामा की तरह मूर्ख हो। उसे पता था नारुतो की ये जिद असल में कावाकी को बचाने का बहाना है। नारुतो से अलग होकर मादारा कोनोहा की सीमा से बाहर निकला। उसने जहाज पर मिले एक स्क्रॉल को निकाला जिसमें एक स्पेस कू नर्डिनेट लिखा था। वही जगह जहां कभी सास्के ने ओत्सुत्सुकी जाति के रहस्यों का पता लगाया था। उसने स्पेस टाइम गेट खोला और वहां पहुंच गया। सामने एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था। दीवारों पर अजीब हॉर्न जैसे टोटेम्स खुदे हुए थे। मादारा ने तुरंत समझ लिया, ये डिजाइन्स ओत्सुत्सुकी के सींगों से मेल खाते हैं। जैसे जैसे दीवार पर उकेरी गई आकृतियां चमकने लगीं, विभिन्न ओत्सुत्सुकी सदस्यों की परछाइयां उभर आईं। मादारा ने हर एक को ध्यान से देखा और जब उसकी नजर कागुया पर पड़ी तो वो कुछ देर तक उसे घूरता रहा। वो बुदबुदाया, यही है वो जिसने मेरी आधी जिंदगी की बाजी पलट दी थी। फिर उसने आगे बढ़कर एक और टोटेम को छुआ। अगले ही पल
सामने जिगेन की आकृति उभरी। मादारा ने शांत स्वर में कहा, तो ये वही है असली जिगेन। उसने देखा कि दीवार पर 4 ओत्सुत्सुकी की मूर्तियां पूरी थीं, लेकिन आखिरी 2 नष्ट हो चुकी थीं। वो सोच में पड़ गया, आखिर ये 2 कौन थे? तभी दूर से एक दहाड़ सुनाई दी। मादारा तेजी से उधर बढ़ा और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। वहां एक टेल्ड बीस्ट बंधा हुआ था। अपनी अनुभवी शक्ति से उसने महसूस किया ये असली नहीं बल्कि 10 टेल्स का क्लोन है, लेकिन इसकी चक्रा एनर्जी उस असली 10 टेल्स की तुलना में बेहद कमजोर थी। उसने सोचा शायद 10 पूंछों का असली रूप किसी विशेष अवस्था में ही विकसित होता है। अचानक उसके हाथ का निशान चमक उठा और तभी उसकी मानसिक दुनिया में मोमोशिकी की आत्मा प्रकट हुई। मादारा चौंक गया, पर मोमोशिकी मुस्कुराया। वाह युद्ध प्रिय बंदर, तेरा दिमाग अभी तक जंग नहीं खाया लगता। वो बोला, 10 पूंछों का असली विकास तभी होता है जब वो किसी ओत्सुत्सुकी को निगल लेता है, और तब बनती है गॉड ट्री, जिससे जन्म लेता है चक्रा फ्रूट। फिर उसने व्यंग्य में कहा, ये जगह हमारे क्लैन की मध्य चौकी है, जहां से हम दूसरे ग्रहों पर हमला करने से पहले रुकते थे। दीवार पर बने ये 3 टोटेम 3 महान ओत्सुत्सुकी का क्षेत्र दर्शाते हैं। इतना कहकर मोमोशिकी जोर से हंसने लगा। मुझे बेसब्री से इंतजार है उस दिन का जब तू किसी ओत्सुत्सुकी से भिड़ेगा और हार जाएगा, फिर मैं तेरे शरीर पर कब्जा कर लूंगा। मादारा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कोशिश कर लेना। उसने 10 टेल्स को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिलहाल उसने वहां से वापस लौटने का फैसला किया ताकि नारुतो से इस बारे में बात कर सके। इसी बीच कारा ऑर्गेनाइजेशन के बेस में जिगेन ने सभी इनर मेंबर्स को बुलाया। वो कावाकी के गायब होने पर गुस्से में भड़क उठा था। क्रैश हुई स्पेसशिप फायर कंट्री की सीमा में गिरी थी, इसलिए सबको यकीन था कावाकी को जरूर कोनोहा वाले उठा ले गए हैं, और इस तरह कोनोहा पर एक नई तूफानी जंग का साया मंडराने लगा। तो दोस्तों बस इतना ही था पार्ट 5 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और 1K लाइक टारगेट पूरा होते ही 30 मिनट का स्पेशल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। हाइप बनाए रखो भाई लोग। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।